नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। इस समय जो प्रसंग जो भाव चल रहे हैं वो क्रिया के चल रहे हैं। तो क्रिया के भेद जो है आकर्मक सकर्मक, ये आपको पिछली क्लास में बताए गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले ये बात याद रहे कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5। इन पांचों के नाम अगर यहां लिखे जाए, 5 कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 4 पे आता है नाम धातु क्रिया। और नंबर 5 पे आता है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है यही समझिए, पहला जो प्रश्न इसी प्रकार का आएगा कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5। पूर्वकालिक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और कृदंत। अब इन सबको एक एक करके आपको समझाया जा रहा है कि क्या चीज है। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया? नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए, इसके आप उससे समझ सकते हैं जो तरीका है। पूर्व माने पहले और कालिक माने समय। समय से पहले की क्रिया, अर्थात जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा करें, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी किसी कर्ता ने एक काम, जैसे आप पहले नहाए उसके बाद खाना खाया, तो स्नान करके भोजन किया। जैसे उदाहरण क्या होगा, माता जी नहाकर भोजन बनाती हैं। वह स्कूल जाकर पढ़ता है। अगला है चोर उठ भागा। अब देखिए क्या इसमें अंतर है जो आपको समझना जरूरी है। माता जी ने पहले नहाया तो नहाना एक क्रिया है, अब भोजन बनाना दूसरी क्रिया है। तो यहां पर जो नहाना ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह स्कूल जाकर
तो ये स्कूल जाना है पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया है पढ़ना, तो ये दोनों क्रियाएं क्या हो गई, पूर्वकालिक हो गए। ध्यान रखिएगा क्रिया के अंत में कर जुड़ा होता है, नहाकर, आकर, जाग कर, या इस तरीके से होगा, बैठ कर, ये कार्य होगा। लेकिन यहां पर देखिए एक है कर शब्द नहीं लिखा है। चोर उठ कर भागा लिखा जा सकता था, केवल बच्चों को भ्रमित करने के लिए कर शब्द नहीं जोड़ा गया। चोर उठ भागा, तो पहली क्रिया उठना है और दूसरी क्रिया भागना है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया में पहली वाली क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, ये लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। अब यहां एक नोट अवश्य लिख लीजिएगा जो बहुत जरूरी है कि जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, वही आपको देखना है। यदि दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हों तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक न कहकर क्रिया विशेषण कहा जाएगा। क्रिया विशेषण कहा जाएगा। बस ये जो खास बात थी जिसे आपको नोट करके लिख लेना था कि यदि दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हो तब उन्हें क्रिया विशेषण नहीं कहा जाएगा। जैसे रामू बैठकर पढ़ता है, रामू बैठकर पढ़ता है। अब यहां पर बैठना और पढ़ना ये दोनों ही काम एक साथ जारी, बैठना भी जारी है, पढ़ना भी जारी है। ऐसे में इस पढ़ने की विशेषता हो जाएगी बैठकर, और ये शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण, ये शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, कोई कर्ता एक कार्य पहले कर ले उसके बाद दूसरा काम करे, लेकिन साथ साथ करेगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। बच्चा रोते रोते सो गया, या बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया। दौड़ना थकना एक साथ जारी था, रोना सोना एक साथ जारी था, अर्थात उसे क्रिया विशेषण कहा जाएगा। तो इस प्रकार की बारीकियों को ध्यान में रखेंगे जिससे आपसे गलती नहीं होगी। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस की हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की हो, लेखपाल की हो, या अभी कैट सीटेट होने वाला है, कोई भी एग्जाम हो, सब में नियम यही लागू होंगे। इसके बाद पूर्वकालिक के बाद में आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होगी, इसमें दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता प्रेरणा देगा और दूसरा कार्य करेगा। यानी एक कर्ता क्या कहेगा, कहेगा काम करो, और दूसरा काम करेगा। तो एक प्रेरक है और एक प्रेरित है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से कार्य कराता है, किसी से कार्य कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
अब यहां जो करता है वो स्वयं काम नहीं करेगा। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब देखिए, अध्यापक ने स्वयं काम नहीं किया। क्या है, यहां जो अध्यापक है ये प्रेरक है, प्रेरक, और जो बच्चे हैं वो प्रेरित हैं। यानी ये प्रथम करता है और ये द्वितीय करता है। अध्यापक ने कहा और काम बच्चों ने किया। जैसे मोहित नौकर से खाना बनवाता है, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, जहां दो क्रियाएं हों, दो क्रियाएं हों, अर्थ एक ही निकले। क्रियाएं तो दो हैं लेकिन काम एक ही है। अर्थात कह सकते हो इसमें एक क्रिया अपने अर्थ को समाप्त करके दूसरी क्रिया का सहयोग करती है, तो इस समय संयुक्त क्रिया को एनसीईआरटी में जो है रंजक क्रिया के नाम से जाना जाता है। संयुक्त क्रिया को अब वर्तमान में रंजक क्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण अगर आपको दिया जाए, देखिए कैसे होगा। उसे रुपए दे दो। अब यहां दे और दो दोनों, देना देना दो क्रियाएं हैं। एक ये क्रिया है, एक ये क्रिया है, और अर्थ दोनों का एक ही है कि रुपए दो। जैसे कह दिया जाएगा, उसने पुस्तक ले ली। अब लेना लेना दो क्रियाएं हैं, अर्थ एक ही है, लेना। जैसे क्या कहोगे, बैठ जाइए। बैठना जाना दो क्रियाएं हैं, अर्थ एक ही है कि बैठो। पी लीजिए, पीना लेना दो क्रियाएं हैं, अर्थ एक ही है, पीना। रुक जाइए, रुकना जाना दो क्रियाएं हैं, लेकिन अर्थ एक ही है कि रुको। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया का समर्थन करती है। संयुक्त के बाद में आता है नाम धातु क्रिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि इसकी परिभाषा थोड़ी लंबी है। नाम धातु क्रिया इसको समझना जरूरी है। देखिए क्या होगा, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। अब देखिए कैसे होती है। जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द कितने होते हैं, चार। नहीं सॉरी, अविकारी नहीं, विकारी। विकारी शब्द कितने होते हैं, चार। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा का मतलब होता है नाम, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम, तो इसका भी मतलब है नाम। और इन दोनों की जो विशेषता बताया है वो विशेषण, तो इसका भी मतलब है नाम। और क्रिया का मतलब होता है धातु। और धातु के अंत में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया कहलाता है। धातु के अंत में अगर प्रत्यय का प्रयोग हो तो इसे क्रिया कहते हैं।
लेकिन यहां इसके अंत में नहीं होगा, यहां नाम के अंत में कोई प्रत्यय जोड़ो और वो क्रिया बन जाए, तब उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। मेहमान के लिए चाय गरमा देना। अब ये शब्द आया गरमा देना, गरम कर देना होना चाहिए, तो गरम एक भाववाचक संज्ञा है। ये शब्द है गर्म, जो एक भाववाचक संज्ञा है। इस भाववाचक संज्ञा से शब्द बना दिया गरमा देना। अब जैसे कोई और शब्द देख लो, जैसे लतियाना, बतियाना, इस प्रकार के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। और अंत में जो क्रिया विशेषण आएगा, वो सारी अंत में जो क्रिया का भेद है नंबर 5 पे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो है कृदंत क्रिया। ये सबसे सरल है समझना। देखो, क्रिया क्या होता है, धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, जो शब्द बन जाता है वो क्रिया है। जैसे हमने पढ़ धातु में ना जोड़ा और शब्द हो गया पढ़ना, ये क्रिया है। ठीक है, यहां पे ये पढ़ क्या है, पढ़ है धातु, ना है प्रत्यय, और पढ़ना क्या है, क्रिया। तो आगे कृदंत क्रिया क्या होगी कि ना प्रत्यय न जोड़ करके किसी और प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। जैसे क्या हो जाएगा, धातु के अंत में ना प्रत्यय न जोड़कर किसी अन्य प्रत्यय के प्रयोग से क्रिया बने। यानी ना नहीं होगा, कोई और प्रत्यय होगा और बन जाएगी क्रिया। जैसे खाना है, अब यहां पर अगर होगा खा प्लस ना तो बराबर खाना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी। आप जोड़ो खा प्लस ओ बराबर खाओ, खाइए, खाता, ऐसे जोड़िएगा। पढ़ो, पढ़िए, पढ़ता, पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना शब्द नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे रोहन पुस्तक पढ़ेगा। अब ये गाज पढ़ेगा शब्द क्या आएगा, एक कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में अंत में ना प्रत्यय का प्रयोग न करके किसी अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने आपको रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए। इसके बाद आता है एक और क्रिया का भेद है, उसमें 3 क्रियाएं होती हैं। तो कल की क्लास में वो क्रिया के 3 भेद और साथ ही साथ जो पूरी समरी है इस क्रिया की, वो आपको एक बार फिर से बता दी जाएगी, ताकि चीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से याद हो जाए। तो आपको क्या करना है, तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी बात या अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।